अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान अदबी फोरम के चैनल ज़िया साबरी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ज़िया साबरी का नावल ख़ज़ां रसीदा। नाजरीन, ये वीडियो नावल की छठी किस्त है। इससे पहले की तमाम किस्तें हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने पहली किस्तें नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले कि हम नावल की छठी किस्त शुरू करें, आपकी सहूलत के लिए गुज़श्ता किस्तों का खुलासा पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिज़ा हो गुज़श्ता किस्तों का खुलासा। अज़रा 6 माह बाद मुराद को अचानक बाज़ार में नज़र आई तो वो इसे लेकर करीबी रेस्तोरां में चला गया। वहाँ उसने अज़रा को घर वापस आने के लिए कायल करना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह इसे शशो पंज में छोड़कर चली गई थी। फिर मुराद ने इसे हर कीमत पर ढूंढकर वापस लाने का तहैया कर लिया और इसी धुन में वो मलीर के इलाके में उसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अज़रा का सुराग निकाला और इससे मिलने के लिए बंगले पर पहुंच गया। कॉल बेल दबाई तो अज़रा ने इसे वापस जाने को कहा। फिर उसको अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और ख़ुद अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर मुराद के पास बैठ गई कि अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कृष्ण चंद एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नमूदार हुआ और पुलिस ने मुराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुराद को लेकर थाने पहुंची, जहां मुराद ने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इसे फुटबॉल बना लिया और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसे एक वीरान सी जगह पर एक कोठरी में कैद कर दिया गया। 3 माह तक इस कोठरी में कैद रहने के बाद मुराद ने एक सिपाही परियल को अपना हमराज बनाया और उसकी मदद से वहां से भाग निकला। घर पहुंचा तो इसका मैनेजर घर का सामान उठाकर मकान खाली कर गया था। दफ्तर भी अपनी जगह मौजूद ना था। अब मुराद बेघर बेखानमा था। दोस्तों से मदद लेने का इरादा किया तो किसी भी दोस्त ने उसकी मदद ना की और आखिरकार कराची की सड़कों पर बेयारो मददगार घूमते हुए उसने हिम्मत हार दी और खुदकुशी के इरादे से नेटी जेटी के पुल की तरफ रवां हो गया। मुराद समंदर में छलांग लगाने ही वाला था कि किसी ने इसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। मुराद ने देखा कि उसके सामने एक खुशपोश शख्स खड़ा है। वो इस शख्स पर पिल पड़ा और अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। उस शख्स ने इसे हौसला दिया और बताया कि इसका नाम तारिक हाशमी है और वो एक एडवोकेट है। फिर तारिक हाशमी मुराद को समझा बुझाकर अपने साथ दफ्तर में ले गए। मुराद से उसकी पूरी कहानी सुनी और उससे वादा किया कि वो मुराद को इंसाफ दिलाएंगे। तारिक हाशमी ने मुराद को अपना असिस्टेंट रख लिया और अपने दफ्तर में ही रहाइश भी दे दी। तारिक साहब ने मुराद को साथ लेकर थाने में रहमान के खिलाफ FIR दर्ज कराई और हाई कोर्ट में हब्से बेजा और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की एक रिट बरखिलाफ इंस्पेक्टर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अज़रा दायर कर दी। रिट की समाअत की तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे कि कृष्ण चंद का पालतू गुंडा मंसूर रात को तारिक साहब के दफ्तर में पहुंच गया और मुराद को धमकी दी कि अगर उसने कृष्ण चंद के खिलाफ अदालत में बयान दिया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। केस की समाअत के दिन मुराद तारिक साहब के साथ अदालत पहुंचा और तमाम दास्तान अदालत को सुना दी। मंसूर के खिलाफ भी एक दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी गई थी। समाअत शुरू हुई तो मुराद के बयान के बाद अदालत ने कृष्ण चंद से पूछा कि क्या अज़रा इसके साथ रहती है, तो कृष्ण चंद ने इकरार कर लिया, जिस पर तारिक साहब ने पॉइंट नोट कर लिया और अदालत की तवज्जो दिलाई कि एक मुसलमान लड़की एक हिंदू के साथ किस रिश्ते से रह रही है। अदालत ने इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर कृष्ण चंद और अज़रा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और साथ ही मंसूर के खिलाफ दायर दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए मंसूर को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अगली पेशी पर गवाहान तलब किए गए थे, मगर कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा था कि किसी तरह परियल को पता चल गया और वो तारिक साहब के पास पहुंच गया और कहा कि वो इंस्पेक्टर खुर्शीद के खिलाफ गवाही देगा। कमरा अदालत खिंचाखिंच भरा हुआ था। वकाला हजरात अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और जज साहब का इंतज़ार था। थोड़ी ही देर बाद एक चाको चौबंद सफ़ेद बुर्राक वर्दी में मलबूस अहलकार ने
जज साहब की आमद का ऐलान किया। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए। काले जुब्बे में मलबूस एक बावकार शख्सियत अदालत की कुर्सी पर आकर विराजमान हुई। जज साहब के चेहरे से जहानत और संजीदगी टपक रही थी। कनपटियों के बाल सफ़ेद थे और आम तासुर में सख्त गीर शख्सियत मालूम दे रहे थे। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और मुराद के गवाहान के बयानात कलम बंद हुए। सबसे पहले होटल के मालिक अफजल का बयान रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद ईदी सेंटर के इंचार्ज गुलाम सकलैन का बयान हुआ। दोनों के बयान से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल ना हुआ और कृष्ण चंद, अजरा और इंस्पेक्टर खुर्शीद पूरी तरह मुतमईन थे। मगर जब तीसरे गवाह का नाम पुकारा गया तो इनमें खिलबली मच गई। परियल का बयान रिकॉर्ड हुआ जिसने तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए और परियल का बयान ख़त्म होने पर जज साहब ने ऐलान किया, मुकदमे के अहम गवाह परियल के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि मुल्ज़म इंस्पेक्टर खुर्शीद अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए मुस्तगीस के साथ जुल्म व ज़्यादती का मुर्तकब हुआ है। गो के फ़िलहाल इस्तगासा अपने इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका, लेकिन शक की बुनियाद पर अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर खुर्शीद को मुअत्तल करके हिरासत में रखा जाए और आइंदा पेशी पर इसे पुलिस की ज़ेरे हिरासत अदालत में पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी की जाती है। जज साहब के हुक्म पर फ़ौरन ही इंस्पेक्टर खुर्शीद को हिरासत में ले लिया गया। कृष्ण चंद और अजरा पुलिस की ज़ेरे हिरासत अदालत से बाहर निकले तो तीनों ही मुराद की तरफ खूंखार नज़रों से देख रहे थे। वो परियल को साथ लेकर तारिक साहब की मईयत में अदालत से बाहर आ गया। कोर्ट से खुर्शीद, कृष्ण चंद और अजरा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी होने के बाद उन लोगों को यकीन हो गया था कि अब उनके बुरे दिन आ गए हैं और अजरा के ताल्लुकात किसी ज़माने में वफाकी वज़ीर अब्दुल्ला खान से भी रहे थे और अब उसने जेल से किसी तरीक़ा से अब्दुल्ला खान से रब्ता किया और उससे मुदाखलत करके कुछ करने को कहा और वज़ीर साहब अजरा के कहने पर तारिक साहब को फ़ोन कर बैठे। अब्दुल्ला खान तारिक साहब के ऑफिस में आए और मुराद और तारिक साहब से मुलाकात की। मुलाकात में अब्दुल्ला खान ने पूरी कोशिश की कि मुराद किसी तरह अपने केस से दस्तबरदार हो जाए, मगर तारिक साहब ने इसे हाथों हाथ लिया और वो अपना समूह लेकर चला गया। मुराद और तारिक साहब दफ्तर में ही बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मुराद ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से पूछा गया कि क्या ये तारिक हाशमी एडवोकेट का ऑफिस है। असबात में जवाब मिलने पर फ़ोन करने वाले ने तारिक साहब से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुराद ने फ़ोन तारिक साहब को दे दिया। उन्होंने कुछ बातें की और फिर कल कोर्ट में मिलने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद तारिक साहब ने मुराद को बताया कि MN अशफाक अहमद शाह था और तुम्हारे केस के बारे में बात करना चाहता था। मैंने इसे कल कोर्ट में मिलने का कहा है। मुराद ने कहा, ठीक है सर, सुबह देखेंगे। और फिर तारिक साहब बोले, चलो यार, अब कुछ काम की बात भी हो जाए। तुम कल के केस निकाल कर उनको तरतीब दे लो। अभी जावेद भी आता ही होगा और मैं चैम्बर में हूँ। ये कहकर वो चैम्बर में घुस गए और मुराद अलमारी से मतलूबा केसों की फ़ाइलें निकाल कर टेबल पर रखने लगा। इतने में जावेद भी आ गया। सलाम दुआ के बाद वो चैम्बर में जाकर तारिक साहब से अपने काम के मुतल्लिक हिदायत लेने लगा। कुछ ही देर बाद वो चैम्बर से निकला और मुराद से कुछ फ़ाइलें तलब की जो उसने निकाल कर दे दी। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर अपने काम में लग गया और मुराद अपनी सीट पर। बाबा निज़ाम स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। मुराद ने उसे पुकारा तो वो चौंक कर उठा। उसने इसे चाय बनाने को कहा और वो किचन में घुस गया। तो नाजरीन, ये था गुज़श्ता किस्तों का खुलासा और अब मुलाहिज़ा हो खजान रसीदा की छठी किस्त। तारिक साहब अपने चैम्बर में बैठे अगले दिन के केसों की तैयारी कर रहे थे। मुराद और जावेद भी दफ्तरी अमूर में उलझे हुए थे। मुराद की टेबल पर फाइलों का एक अंबार लगा हुआ था और वो इनको इनकी नौइयत के मुताबिक तरतीब देने में मसरूफ़ था। जावेद टाइपराइटर पर एक केस टाइप कर रहा था। मुराद फाइलें तरतीब से रखता रखता एकदम उस वक्त रुक गया जब सुबह की तारीख पेशी वाली फ़ाइलों में इसके केस की फ़ाइल भी रखी हुई थी। पहले तो वो ये समझा कि ये फ़ाइल गलती से इन फ़ाइलों में शामिल हो गई है, मगर जब फ़ाइल पर देखा तो इस पर अगले दिन की तारीख समाअत भी दर्ज थी, जबकि इसे अच्छी तरह याद था कि पिछली पेशी पर अदालत ने अगले माह की 10 तारीख दी थी, जो कल वाली तारीख के बाद फ़ाइल पर दर्ज थी।
एक फ़ाइल पर 2 तारीख समात इसकी समझ से बाहर थी। उसने वो फ़ाइल उठाई और तारिक साहब के चैम्बर पर जा दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिलने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तारिक साहब फ़ाइलों में गिरे हुए थे। मोटी मोटी किताबें टेबल पर बिखरी पड़ी थीं और वो चश्मे के अकब से मुतालिया में मसरूफ़ थे। मुराद इनके मुतवज्जो होने का इंतज़ार करता रहा। फिर कुछ ही लम्हों बाद तारिक साहब ने सर उठाया और उससे मुखातब हुए। जी साहिबजादे, क्या मसला है? उसने अपनी फ़ाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, सर देखें, मेरी फ़ाइल पर कल की तारीख समात दर्ज है, जबकि इसकी तारीख समात अगले माह की 10 तारीख है। वो तारीख भी आगे लिखी हुई है। तारिक साहब ने फ़ाइल अपनी तरफ खिसका ली और एक नज़र तारीख समात की फहरिस्त पर डाली और फिर फ़ाइल खोल कर कागजात उलट पलट करने लगे। थोड़े तवक्कुफ़ के बाद बोले, मियाँ बहुत अच्छा किया तुमने मुझे याद करा दिया, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। मंसूर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त हमने दी थी, कल उस पर बहस है। तुम्हें अपना बयान तो याद है ना? जी सर, मुझे अच्छी तरह याद है। तो क्या कल फिर मेरा बयान होगा? उसने जवाबन कहा। नहीं, ज़रूरी नहीं, मगर फिर भी तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, उन्होंने कहा। बहरहाल तुम इस फ़ाइल को मेरे पास छोड़ दो और दीगर फ़ाइलों में भी देखो, जो अहम नौइयत के केस हैं मेरे पास पहुंचा दो, ताकि मैं इनको एक नज़र देख लूँ। वो यस सर कहता हुआ चैम्बर से बाहर आ गया और तमाम ज़रूरी फ़ाइलें तारिक साहब के पास भेज दी और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तारिक साहब की गाड़ी हाई कोर्ट के अहाता में दाखिल हुई और पार्किंग की तरफ बढ़ी। सामने ही पार्किंग लाट में MNA की तख्ती वाली सियाह हुंडा अकॉर्ड खड़ी नज़र आई। गाड़ी के पास ही अशफाक अहमद शाह का ड्राइवर भी नज़र आ गया। तारिक साहब ने गाड़ी पार्क की और अशफाक शाह की गाड़ी के पास आ गए। ड्राइवर ने बताया कि शाह साहब कैंटीन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुराद और तारिक साहब कैंटीन की तरफ चल दिए। कैंटीन के दरवाजे से दाखिल होते ही सामने वाली टेबल पर अशफाक शाह बैठा था। वो सीधे इसी की तरफ हो लिए। अशफाक शाह ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया और कुर्सियां संभालने के बाद यूं गवैया हुआ। हाशमी साहब, मैं मुराद साहब के केस के बारे में हाजिर हुआ हूँ। दरअसल कृष्ण चंद से मेरे पुराने मुरासम हैं और फिर हम सियासी लोगों की मजबूरियाँ भी आप समझते हैं। दूसरों के लड़ाई झगड़ों में हमें कूदना ही पड़ता है। क्या सुलह की कोई सूरत निकल सकती है? हम मुराद साहब के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अशफाक शाह ने बराह रास्त मतलब पर आते हुए कहा। गो कि उसने पैंतीरा बदल कर कृष्ण से ताल्लुकात ज़ाहिर किए थे, हालांकि कृष्ण से उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ अजरा की जान छुड़ाना चाहता था। अब मुराद को बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने अजरा को डील देकर कितनी बड़ी गलती की थी कि आज खुल्लम खुल्ला गैर मर्द उसकी हमायत के लिए इसके पास आ रहे थे। उसकी दी हुई आज़ादी से अजरा ने इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठाया था कि आज उसे हैरत हो रही थी कि उसने किस कदर बड़े बड़े लोगों से कितने करीबी ताल्लुकात बना लिए थे कि वो लोग अपनी सियासी और मुआशरती हैसियत को भूल कर खुल्लम खुल्ला उसके पीछे कोर्ट कचहरी में चले आए थे। तारिक साहब ने अशफाक शाह की बात सुनकर जवाब दिया, शाह साहब, पहली बात तो ये है कि ये एक क्रिमिनल केस है और इसमें सुलह की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? जनाब, दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, क्या करें, बस आपको सूरत निकालें। आप इतने बड़े वकील हैं, आपने तो पुलिस इंस्पेक्टर को भी हथकड़ी लगवा दी है। कोई ना कोई पॉइंट तो आप ढूंढ ही लेंगे, प्लीज़ कुछ करें। अशफाक शाह ने बड़ी लजाजत से कहा तो तारिक साहब ने बड़े धीमे लहजे में कहा, ठीक है शाह साहब, अब आप जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स खुद चल के मेरे पास आए हैं तो हम सुलह के लिए तैयार हैं। मैं केस को खुद ही दूसरी तरफ मोड़ दूंगा। लेकिन मुराद तारिक साहब की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया और गैर यकीनी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा। अशफाक शाह की बातें खिल गईं और वह खुश होकर बोला, लेकिन क्या तारिक साहब? लेकिन ये कि हमारी कुछ शर्तें हैं। तारिक साहब बोल दे तो अशफाक शाह फ़ौरन बोला, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। हम केस का सारा खर्च भी बर्दाश्त करेंगे और जो कुछ आप कहेंगे हमें मंजूर होगा। तारिक साहब बोले, सोच लें शाह साहब, कि आपको हमारी हर शर्त मंजूर होगी? हाँ हाँ तारिक साहब, आप बोलें, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। अशफाक शाह ने यकीन दिलाया तो तारिक साहब बोले, शाह साहब फिर सुने, अव्वल ये कि कृष्ण चंद और अजरा से कहें कि मुराद के साथ पुलिस की हिरासत में जो सलूक हुआ है वो उसका हर्जाना अदा करें। दोम ये
کہ صرف کرشن چند کی وجہ سے بے گناہ گرفتار ہونے سے مراد کا تمام کاروبار اور گھر بار لٹ گیا ہے، اس کا نقصان پورا کریں۔ سوم یہ کہ جن حالات میں مراد 2 ماہ تک پولیس کی حراست میں رہا ہے اور اس سے مراد کی جو عزت نفس مجروح ہوئی ہے، اس کی وہ عزت اسے واپس دلائیں۔ پھر یہ کہ عذرا کی وجہ سے مراد کو جو ذہنی کوفت اور شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے، اس کا ازالہ کریں۔ شاہ صاحب، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے، پہلے آپ اتنا تو کر لیں۔ آپ ایک عورت کی دوستی میں اپنی عزت، وقار اور سماجی حیثیت کو داؤ پر لگا کر یہاں تک چلے آئے، مگر کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ دے کر اپنا لیڈر چنا ہے؟ کیا عوام نے آپ کو اس لیے چنا ہے کہ آپ غیر عورتوں سے تعلقات رکھیں اور پھر ان کے ساتھ مل کر دوسروں پر ظلم میں بھی حصہ دار بن جائیں؟ جائیں شاہ صاحب، آپ جیسے لوگ تو بلدیہ کے کونسلر بھی نہیں بننے چاہیے، جنہیں اپنی عزت کا احساس نہیں۔ آپ کی دوست عذرا اور اس کا عاشق کرشن چند اگلی تاریخ پیشی پر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، میں ان کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ اور آپ نے کیا سوچ کر مجھے خریدنے کی کوشش کی ہے؟ میں آج ہی آپ کے خلاف بھی درخواست داخل کرتا ہوں۔ طارق صاحب جذبات میں آ گئے تھے اور ان کی کھری کھری سن کر مراد محظوظ ہو رہا تھا اور اشفاق شاہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال اس نے حواس مجتمع کر کے کہا، طارق صاحب، آپ بلا وجہ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میرا عذرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صرف کرشن چند کی دوستی کی وجہ سے آپ کے پاس آ گیا تھا، آپ نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی۔ اور پھر فوراً ہی اس نے کرسی چھوڑ دی۔ طارق صاحب ابھی تک سخت غصے کے عالم میں تھے۔ مراد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے اسی غصہ کے عالم میں مراد کو بھی لتاڑ دیا۔ ابھی یہ عذرا کیا چیز ہے؟ یہ کیا پال رکھا تھا تم نے؟ مجھے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ خبیث عورت اس حد تک آگے نکل چکی ہوگی، جس کو دیکھو چلا آ رہا ہے مجھے خریدنے۔ ابھی میں کوئی بکاؤ مال ہوں؟ دیکھتا ہوں میں ان لوگوں کو۔ چلو اٹھو، ادھر کوڑ میں بلے گہرا حاضری لگ جائے۔ پھر خود ہی کرسی سے اٹھ گئے۔ مراد نے مکمل خاموشی اختیار کر لی، ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے دونوں کینٹین سے باہر نکلے اور عدالت کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مراد نے طارق صاحب کو آج پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا تھا اور ابھی تک ان کا غصہ نہیں اترا تھا۔ مراد نے ڈرتے ڈرتے انہیں مخاطب کیا، سر، آئی ایم ویری سوری، آپ کو میری وجہ سے خاصی ذہنی کوفت اٹھانا پڑی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، مگر آج غصے میں منصور کوئی فائدہ نہ لے جائے، پلیز کام ڈاؤن سر۔ مراد کی بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ اچانک بدلا اور ایک شفیق سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے مراد کے سر پر ایک دول جما دی۔ احمق، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں غصے میں اپنی فرائض سے بھی کوتاہی کر جاؤں گا؟ اٹ از امپاسبل مسٹر۔ اتنے میں پیشکار نے مراد کا نام پکارا اور وہ کورٹ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مراد پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گیا اور طارق صاحب عدالت کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منصور بھی پولیس کی حراست میں کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ طارق صاحب نے بحث کی ابتدا کی۔ میلارڈ، ملزم منصور میرے موکل پر صرف اس لیے حملہ آور ہوا کہ وہ اس کیس کے بڑے ملزم کرشن چند کا ایک پالتو گنڈا ہے، اور اگر بر وقت مداخلت نہ ہوتی تو ملزم میرے موکل کو جان سے مار سکتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ کرشن کے کہنے پر کر رہا تھا، اور میرے موکل کی موت کا کرشن چند کو یہ فائدہ ملتا کہ اس کی اس کیس سے جان چھوٹ جاتی۔ ملزم منصور چونکہ معزز عدالت کے روبرو یہ اقرار بھی کر چکا ہے کہ وہ مراد کے پاس گیا تھا، جس سے میرے موکل کا موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے گواہان کے بیان سے بھی ملزم پر لگایا گیا الزام درست ثابت ہوتا ہے، اس لیے میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم منصور کو زیر دفعہ 307 تعزیرات پاکستان سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وکیل صفائی نے ملزم کی صفائی میں اپنے دلائل دیے۔ خاصی دیر تک دونوں وکیل آپس میں الجھے رہے۔ آخر کار جج صاحب کی باروب آواز کورٹ میں ابھری۔ گو کہ یہ ایک الگ مقدمہ سیشن کورٹ کی قابل سماعت بنتا ہے، مگر چونکہ ایک بڑے مقدمے کے دوران ایک ذیلی درخواست کے ذریعے ملزم منصور پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے مستغیث مراد پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ مستغیث مراد اور ملزم منصور کے بیانات اس عدالت نے سنے، گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے، اور آخر میں دونوں اطراف کے وکلاء نے اس درخواست پر سیر حاصل بحث بھی کی ہے۔ لہٰذا گواہوں کے بیانات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجہ پر پہنچی ہے
کہ منصور نے مراد پر حملہ کیا ہے، مگر بروقت مداخلت سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ عدالت اس درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم منصور کو 2 سال قید بامشقت کا حکم سناتی ہے اور درخواست داخل دفتر کرتی ہے۔ تاہم مین کیس اسی طرح چلتا رہے گا۔ مجرم منصور کو 2 سال کے لیے سول جیل بھیج دیا جائے۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا اور کرسی سے اٹھ گئے۔ ساتھ ہی عدالت میں موجود تمام لوگ احتراماً کھڑے ہوئے۔ فیصلے سنتے ہی تمام وکلاء طارق صاحب کی طرف بڑھ کر مبارکبادیں دینے لگے اور منصور کو ہتھ کڑی کے ساتھ پولیس عدالت سے باہر لے گئی۔ عدالت نے عذرا اور کرشن کی گرفتاری کا حکم سنایا تو دونوں کے چہرے فک ہو گئے۔ لیڈی انسپیکٹر کی نگرانی میں عذرا عدالت سے باہر نکلی تو سامنے نور جہاں، کمل اور کاشف کو لے کر کھڑی تھی۔ بچے حیرانی سے اپنی ماں کو پولیس کی تحویل میں دیکھ رہے تھے۔ نور جہاں مگر مچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر آگے بڑھی اور عذرا کے پاس آ گئی۔ پولیس رک گئی اور عذرا کو بچوں سے ملنے اور نور جہاں سے بات کرنے کی مہلت دی۔ نور جہاں نے عذرا سے پوچھا، باچی یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ عذرا نے قدرے گھبراہٹ کے عالم میں نور جہاں کو جھوٹی تسلی دی۔ ارے پگلی کیوں گھبرا رہی ہے؟ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، فکر نہ کرو، بس تم ایسے کرو کہ بچوں کو ساتھ ہی رکھو۔ پھر عذرا بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کمل بیٹا تم سمجھدار ہو، بھائی سے لڑنا نہیں اور اس کا خیال رکھنا۔ کمل نے درمیان میں ہی عذرا کو ٹوک دیا، لیکن مما آپ مجھے یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کہاں جا رہی ہیں مما؟ عذرا نے روحانسی ہو کر لیڈی انسپیکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں تھوڑے دنوں کے لیے اس آنٹی کے ساتھ کام سے جا رہی ہوں۔ لیکن کمل ضد کرنے لگی، نہیں مما یہ آنٹی نہیں ہے، یہ پولیس ہے، میں آپ کو پولیس کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ مما آپ گھر چلیں نا، انکل بھی پولیس کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ کاشف پاس کھڑا حیران نظروں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا مگر بول کچھ نہیں رہا تھا۔ پھر جیسے ہی عذرا نے کاشف کو پیار کرنا چاہا وہ روٹ کر دور ہٹ گیا۔ عذرا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کاشی بیٹا میرے پاس آؤ۔ تو اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا، نہیں میں آپ کے پاس نہیں آتا، آپ دندی ہو، میں پاپا پاس جاؤں گا۔ لیڈی انسپیکٹر ملاقات لمبی ہوتی دیکھ کر جلدی دکھانے لگی، چلو بی بی اب بس کرو، ہمیں یہیں نہیں رہنا ہے۔ عذرا نے دونوں بچوں کو پیار کیا۔ نور جہاں کو چلتے چلتے پھر تاکید کی کہ وہ بچوں کے ساتھ ہی رہے اور اس کی واپسی تک اپنے بچوں سمیت اس کے بنگلے پر ہی رہے۔ پھر بچوں کو روتا چھوڑ کر عذرا پولیس کے ساتھ چلی گئی اور کرشن کو الگ پولیس لے گئی۔ نور جہاں بچوں کو لے کر عدالت کے احاطہ سے باہر نکلی اور ٹیکسی روک کر مریر کی جانب چل دی۔ سیدھی عذرا کے بنگلے پر پہنچی۔ سارا راستہ بچے نور جہاں کو تنگ کرتے رہے کہ ان کی ماں کہاں چلی گئی ہے، پاپا ہمارے گھر کیوں نہیں آتے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے، اور نور جہاں ان کو الٹے سیدھے جواب دے کر مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے بڑی مشکل سے بچوں کو کھانا کھلایا اور ٹی وی پر کارٹون فلم لگا کر ان کو بٹھا دیا۔ تب کہیں جا کر بچوں نے نور جہاں کا پیچھا چھوڑا اور وہ بہل کر فلم دیکھنے لگے۔ بچوں کو ٹی وی کے سامنے مصروف کر کے نور جہاں نے فون اٹھایا اور کرشن کے بھائی پرسرام کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر اس نے سارا ماجرا پرسرام کو کہہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ بچے بہت ضد کر رہے ہیں اور اپنے باپ سے ملنے کے لیے مچل رہے ہیں۔ پرسرام نے اسے فون پر کہا کہ میں کوئی بندوبست کرتا ہوں اور تم فی الحال بچوں کو اپنے پاس ہی رکھو، میں ضمانت کی کوشش کرتا ہوں، اور اس نے شام کو گھر آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ شام کو جب پرسرام نور جہاں کے پاس پہنچا تو اس نے مزید تفصیل کے ساتھ ساری کہانی اسے سنائی، جس پر پرسرام نے کرشن کے خلاف زہر اگلا۔ میں نے اس خبیث کو اتنی دفعہ منع کیا تھا کہ اس کھیل سے باز آ جاؤ، مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بہرحال اب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو، اپنے میاں اور بچے کو بھی یہیں بلا لو، اور جب تک میں ضمانت کا کوئی بندوبست نہیں کر لیتا تم یہیں رہو۔ نور جہاں نے حامی بھر لی اور پھر پرسرام نے نور جہاں کو کچھ اور ہدایات دی اور چلا گیا۔ اتنے میں محلے کی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز گونجی۔ نور جہاں نے کنول اور کاشف کو نہلایا، ان کے کپڑے بدلے اور دونوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ نور جہاں کا رخ جیکب لائن کی طرف تھا، جہاں وہ اپنے بیٹے علی محمد اور اپنے خامند رمضان کے ساتھ رہتی تھی۔
उसने रोड पर आकर सदर की वैगन पकड़ी और जैकब लाइन आ गई। अपने घर पर आई तो रमज़ान चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ाए लकड़ियों के अध जले टुकड़ों को फूंके मार मार कर आग जलाने की कोशिश में मसरूफ़ था। पास ही अली मोहम्मद भी बैठा था। जैसे ही नूरजहां बच्चों के साथ लेकर अंदर दाखिल हुई तो रमज़ान ने एक मोटी सी गाली देते हुए नूरजहां को मुखातिब किया। कहाँ मर गई थी सुबह से? हम यहाँ परेशान हुए बैठे हैं। अल्लाह के बंदे बैठने तो दे। आते ही गालम गलोच शुरू कर दी। कम से कम पूछो तो सही कि क्या मसला था। नूरजहां ने थकावट जाहिर करते हुए कहा। फिर थोड़े वक्फे से खुद ही सारी कहानी सुनाने बैठ गई। साथ ही उसने रमज़ान को चूल्हे के पास से उठाकर खुद चाय बनाना शुरू कर दी। वो चूल्हे के पास बैठी बातें किए जा रही थी। पता है क्या हुआ? बाजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। जज साहब ने उसे पुलिस को दे दिया है। अल्लाह, मुझसे तो देखा नहीं जाता था। बेचारी बाजी को पुलिस वाले जेल ले गए हैं। जाते जाते मुझे कह गई है कि बच्चों को साथ लेकर बंगले पर ही रहो। रमज़ान, देखो तो कैसा घर बर्बाद हो गया है। बाजी को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना। उधर भाई बेचारा पता नहीं कहाँ परेशान फिरता होगा। अरे सच पूछो तो उसमें गलती भाई मुराद की ही है। ना वो बाजी को इतना खुला छोड़ते और ना यहाँ तक बात पहुँचती। और इसे देखो कमबख्त कृष्ण को, कैसे धड़ल्ले से बाजी को साथ रखा हुआ है। अब मज़ा आएगा ना उसको भी। जज साहब ने दोनों को इसी बात पर जेल भेज दिया है। अब बताओ भला इसमें बाजी का क्या कसूर? मैं तो कहती हूँ कोशिश करके भाई मुराद को ढूंढ ला। कम से कम बच्चे बाप के साथ तो रहें। देख तो काशिफ तो तरस गया है बाप से मिलने को। ये तो वैसे भी बाप से बहुत प्यार करता है। वो अपनी ही धुन में न जाने क्या क्या कहती गई और रमज़ान पास बैठा उसकी सुनी अनसुनी करता रहा। फिर नूरजहां ने कमल को पुकारा। अरे कमल, इधर आ मेरा बच्चा। बेटा, तुम्हें पापा याद नहीं आते? तुम पापा से मिलोगे क्या? कमल फौरन बोल उठी। हाँ आया अम्मा। पापा तो आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते घर पर। और वो अंकल है ना, वही मम्मा के साथ साथ रहते हैं। काशिफ भी फौरन बोल उठा। आया अम्मी, मैं भी पापा ते पास दाऊंगा। और साथ ही मुंह भुसोर कर रोने लगा। नूरजहां ने इसे करीब करके गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। साथ ही उसे तसल्ली देते हुए बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम तुम्हें सुबह ही पापा के पास ले चलेंगे। नहीं, मैं अभी पापा पास जाऊंगा। काशिफ जिद करने लगा। नहीं बेटा, देखो ना अभी कितना अंधेरा है, सुबह रोशनी होगी ना तो फिर हम पापा पास चलेंगे। नूरजहां ने इसे बहला फुसलाकर चुप कराया और फिर दोनों बच्चों को साथ लेकर चारपाई पर आ लेटी। उनको थपक थपक कर सुलाने के बाद वो फिर रमज़ान से मुखातिब हुई। अरे सुनते हो? रमज़ान साथ वाली चारपाई पर आंखें मूंदे लेटा था। वो सिर्फ हूँ करके चुप हो गया। मैं कहती हूँ ज़रा उठ के तो बैठ। सुबह क्या करना है? अभी तो काफ़ी रात हो गई है। सुबह हमें बंगले पर चलना है और फिर वहीं रहना है जब तक बाजी नहीं आ जाती। नूरजहां ने फिर रमज़ान को टोका दिया तो वो जिद होकर बोला, अरे तुझे चैन क्यों नहीं है? सुबह की सुबह देखेंगे, अभी तो सोने दे मुझे। मगर नूरजहां कहाँ हार मानने वाली थी। तू तो बिल्कुल बावला है। मैं कहती हूँ वहाँ ठाठ से रहेंगे, सारा खर्चा बाजी देंगे। अभी उठ, सुबह का प्रोग्राम बनाकर ही सोएंगे। रमज़ान ने तंग आकर इससे जान छुड़ाई। अच्छा बाबा, सुबह चले जाएंगे, बस अब सोने दे। सुबह उठकर सब ने नाश्ता किया, ज़रूरी कपड़े वगैरह समेट कर एक बैग में डाले और रमज़ान, अली मोहम्मद, नूरजहां बच्चों को साथ लेकर मलीर की तरफ चल दिए। आकर बंगले का गेट खोला। रमज़ान बंगले में दाखिल होकर होनकों की तरह इधर उधर देखने लगा। यूँ मालूम होता था कि जैसे वो पहली बार इतने अच्छे और सजे सजाए घर में दाखिल हुआ था। आखिर उससे रहा न गया और बोल उठा, अरे नूरजहां, यहाँ तो बड़ा मज़ा आएगा रहने का। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना अच्छा बंगला है बाजी का? चल हट बेईमान कहीं का। हम यहाँ को मुस्तकिल रहने को थोड़े आए हैं और ये बंगला बाजी का थोड़ी है। ये तो उस कमबख्त कृष्ण का है जिसने भाई मुराद का सारा घर बर्बाद कर दिया है। अली मोहम्मद भी यहाँ आकर खासा खुश नज़र आ रहा था। फिर अली मोहम्मद कमल और काशिफ को साथ लेकर लान में खेलने लगा और रमज़ान और नूरजहां इधर उधर के कामों में लग गए। घर की सफाई वगैरह से फारग होकर नूरजहां ने रमज़ान से कहा, अरे रमज़ान देख, अभी तो वक्त है, तो ऐसा कर, तू यहाँ बच्चों के पास रह, मैं बाजी से मुलाकात कर रहा हूँ और ख़र्चे वगैरह के लिए कुछ पैसे भी ले आऊँ। रमज़ान ने फ़ौरन इजाज़त दे दी तो नूरजहां चादर संभाल जेल की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, उम्मीद है
کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔